नमस्कार। खेल जगत में आपका स्वागत है। कंबोडिया में हाल ही में एशियन थ्रोबॉल चैंपियनशिप हुई है, जो कि पैरालंपिक्स पैरा खिलाड़ियों के लिए आयोजित की गई थी। पैरा खिलाड़ी मतलब जो दिव्यांग खिलाड़ी होते हैं वो, उसमें भारत की टीम ने हिस्सा लिया। महिला और पुरुष दोनों वर्ग में भारत की टीम कांस्य पदक हासिल करके वापस लौटी है। ये झारखंड वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि भारत की पुरुष टीम में 7 खिलाड़ी और महिला टीम में 5 खिलाड़ी हमारे अपने झारखंड से थे। और ये और भी खुशी की बात है कि पुरुष टीम की कप्तानी हमारे रांची के ही श्री मुकेश कंचन जी कर रहे थे। तो दोनों भारतीय टीमों में शामिल 2 खिलाड़ियों श्री मुकेश कंचन जी और एक और खिलाड़ी अनीता तिर्की जी को हमने आज दूरदर्शन के स्टूडियो में आमंत्रित किया है इस प्रतियोगिता के बारे में बताने के लिए, पैरा खेलों के बारे में बताने के लिए। मुकेश कंचन जी, आपका दूरदर्शन के स्टूडियो में स्वागत है। अनीता जी, आपका भी दूरदर्शन के स्टूडियो में स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं मुकेश जी और अनीता जी दोनों को बधाई देना चाहूँगा कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करके आप आए हैं वापस। तो मुकेश जी, इतनी बड़ी प्रतियोगिता जो आपने जीती, कैसा लग रहा है आपको? आप तो टीम के कप्तान भी थे। देखिए, बहुत ही खुशी है, बहुत ही गर्व महसूस होता है, अपने आप से महसूस होता है कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता में हम लोगों ने खेला और जीत हासिल की। क्योंकि प्रतियोगिता में भारत के लिए प्रतिनिधित्व करना ही बहुत बड़ी बात होती है, पर वहाँ जाकर हम लोगों ने इतनी बड़ा टूर्नामेंट में हम लोगों ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। हालांकि थोड़ी सी उदासीनता है, हम लोग चाहते थे कि हम लोगों को गोल्ड मेडल लगे। हम लोगों ने बेहतर मेहनत भी किया, पर बहुत खुशी है कि हमारे देश में ये मेडल आया है और बहुत मेहनत हम लोगों ने इस प्रतियोगिता के लिए की थी। अनीता जी, आप क्या कहेंगे? आप इससे पहले भी खेल चुकी है भारतीय टीम से, इस बार फिर आप खेल करके आई हैं, आपका क्या कहना है? मुझे भी बहुत गर्व महसूस होता है कि दिव्यांग होते हुए भी अभी पैरा थ्रोबॉल और वॉलीबॉल का मैं प्लेयर्स हूँ। बहुत गर्व होता है कि मैं झारखंड से भी हूँ। चलिए मुकेश जी, आप थोड़ी जानकारी अपने बारे में बताएं, अपने बारे में दें। जबकि हम जान रहे हैं कि आप वहाँ से खेल करके आए हैं, कप्तान हैं। किस तरह से आपने खेल शुरू किया और अभी आप प्रशासन में भी हैं, पैरा गेम्स के प्रशासन में भी हैं। जानकारी हमारे दर्शकों को इस बारे में। देखिए, एक लंबा सफ़र मेरे लिए रहा, चूँकि मैं पहले भारतीय टीम के लिए क्रिकेट के लिए भी कप्तानी किया। मैं 2002 में नेशनल खेलना शुरू किया क्रिकेट को और 2013 में मैं भारतीय टीम में शामिल हुआ। उसके बाद लगातार मुझे 2015 में मुझे भारतीय टीम की कप्तानी मिली। मैं लगातार खेलते रहा, कई देशों से हम लोगों ने ट्रॉफ़ी जीता। 2015 में एशिया कप भी हुआ था और उस समय भी मैं ही उसका कप्तान था और उस समय हम लोगों ने अफ़गानिस्तान से फाइनल खेल के हम लोग जीते थे। तो एक लंबा रहा सफ़र। उसके बाद जब मैं पैरा खेलों में आया, सबसे पहले मैंने वॉलीबॉल और फेंसिंग तलवारबाजी में किया। उसमें फेंसिंग में भी मुझे ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ था। फिर मुझे लगा कि नहीं, यहाँ के बच्चों को सिर्फ मैं यहाँ पर आगे आ रहा हूँ, तो मैंने धीरे धीरे यहाँ पर सभी बच्चों को जो दिव्यांगजन हैं उनको गांव-गांव जाकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा छोटा कैंप लगाकर और वहाँ से बच्चों का सिलेक्शन करना स्टार्ट किया। और एक लंबे समय के अंतराल में एक बहुत हम लोगों ने फर्स्ट से शुरू किया था। हम लोगों के पास खेलने का ग्राउंड नहीं था और आज बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी बच्चियाँ वॉलीबॉल में भी अभी नेशनल जो हुआ था उसमें सिल्वर मेडल लगा। अभी लगातार इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हुए, भूटान में हुआ, नेपाल में हुआ, कंबोडिया में हुआ, मलेशिया में हुआ, थाईलैंड में हुआ, सब हम लोगों ने गोल्ड जीता और अभी फाइनली हम लोगों ने एशिया कप में भी मेडल हासिल किया। तो एक लंबा सफ़र ज़रूर रहा, पर पैरा ओलंपिक के लिए ये कह सकते हैं झारखंड का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। जी, तो आप जैसे आपने बताया क्रिकेट की चर्चा की आपने, तो आप दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसमें भी कुछ है, उस प्रशासन की दृष्टि से आप? अभी मैं दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हूं बतौर, और मेरी अध्यक्षता में अभी बहुत बड़ा टूर्नामेंट हम लोगों ने 2022 में आयोजित किया था, जो दुबई में आयोजित था, DPL दिव्यांग प्रीमियर लीग। और एक हम लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव था, जहां शारजहां जैसे स्टेडियम में हम लोगों को खेलने का मौका मिला। वो हम लोगों के लिए बहुत, चूँकि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस स्टेडियम का नाम है और वहाँ पर दिव्यांगजन जो पहले जिनको उस स्तर से नहीं देखा जाता था,
आज वो बच्चों को उस स्तर पे हम लोग ले जाकर वहाँ पर और खेलने का मौका दिए। आगे भी डीपीएल का दूसरा सीजन हम लोग जो है इसी साल डीपीएल में आयोजित करेंगे। जी अनीता जी, वही प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं, क्या क्या आपने खेला है, कैसे शुरू किया है, क्या परेशानियाँ आईं हैं, इसके बारे में। पहली बार 2016 से मुकेश सर से जुड़े थे हम लोग। मुझे तो पता ही नहीं था कि पारा थ्रोबॉल या पारा कोई खेल भी होता है। हैंडीकैप होने के नाते लगता ही नहीं था कि हम कभी खेल पाएंगे, पर मुकेश सर से मुलाकात हुई, फिर उन्हीं ने हम लोग को राह दिखाई कि पारा खेल भी होता है और हम लोग भी खेल सकते हैं। फिर उसी से जुड़े रहने के कारण फिर आज हम लोग सर राह दिखाएं और अभी प्रैक्टिस चल रहा है। फिर सिलेक्शन भी हुआ, बहुत जगह गए भी और अभी झारखंड का नाम रोशन कर आपने वॉलीबॉल भी खेला है? वो जी। किस स्तर पर खेला है वॉलीबॉल? नेशनल तौर पे खेला। झारखंड टीम से आप खेले हैं? जी जी। और थ्रो बॉल में फिर? थ्रो बॉल नेशनल और इंटरनेशनल दोनों खेले हैं। क्या ये जब आप गई ये पहली बार था या इससे पहले भी आप खेल चुके भारतीय टीम से? थ्रो बॉल तो 2-3 बार हो चुका है। अच्छा। और ये अभी आप जीत करके अभी आई हैं। मुकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे हम, जैसे पैरा खेल के हम लोग जिक्र कर रहे हैं, पैरा खेल सही मायने में किस तरह से आप उसको रखेंगे कि ये होते हैं पैरा खेल, चाहे वो कोई क्रिकेट हो या थ्रो बॉल हो या वॉलीबॉल हो? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा। कई बार होता है क्या है कि हमारे राज्य में और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैरा को पैर से संबोधित समझते हैं कि जिनका पैर खराब है वो पैरा गेम खेलते हैं। ऐसा नहीं है। पैरा का जो अर्थ है वो ग्रीक भाषा में वो समानांतर और सम्मान। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और वहाँ पर जो लोग जो दिव्यांग हुए, उस समय वैसे खिलाड़ियों के लिए जो चूँकि आर्मी मैन थे, वो पहले से खेलते थे, उन लोगों के लिए समानांतर का मौका दिया गया और वहीं से फिर पैरा खेल का शुरुआत की गई। और पैरा खेल को अगर समझने के लिए ऐसा है कि अस्थिबाधित जो बच्चे होते हैं, जिनको हड्डी से संबंधित है, खेल कई प्रकार के होते हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत भी होता है जिसमें मानसिक रूप से जो बच्चे ग्रसित होते हैं उनके लिए होता है। ब्लाइंड के लिए अलग गेम है और जो डिफ एंड डम बच्चे हैं वो उनके लिए अलग गेम है। तो उसी तरीके से जो पैरा ओलंपिक है वो अस्थिबाधित जो खिलाड़ी हैं उनके लिए वो गेम है, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो या बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, थ्रो बॉल हो। ऐसे बहुत सारे गेम हैं। अभी लोन बॉल भी स्टार्ट हुआ है पूरे इंडिया में। तो ऐसे बहुत सारे गेम हैं जिसको आप अस्थिबाधित जो है, जिनको पैर या हाथ से प्रॉब्लम है या रीढ़ की हड्डी से प्रॉब्लम है। आपको याद होगा दीपा मलिक जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है और वो खेली और मेडल लाई देश के लिए। तो पैरा ओलंपिक को समझने के लिए ये बहुत आसान तरीका है। तो इन खेलों का संचालन होता है। हम कोई एक उदाहरण किसी एक खेल का लेते हैं, तो ये खेल जो सामान्य खिलाड़ी खेलते हैं और जो पैरा खिलाड़ी खेलते हैं, अनीता जी आप अगर बता पाएंगी तो क्या अलग होता है? जैसे आप थ्रो बॉल खेल के आई, एक सामान्य खिलाड़ी का एक सामान्य थ्रो बॉल खेल होगा और एक आप लोगों का क्या खेल होगा, अंतर उसमें क्या होगा? पॉइंट सिस्टम के दृष्टि से अगर देखें या गेम के संचालन की दृष्टि से अगर देखें तो क्या अंतर है? अगर आप बता पाएँ तो बताइए। मुझसे ज़्यादा तो सर ही बता सकते हैं। ठीक है मुकेश सर जी, ही आप बता सकते हैं। देखिए, जैसे अगर थ्रो बॉल की हम बात करें तो थ्रो बॉल में आपने देखा होगा कि सामान्य खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं और दिव्यांगजनों में 7 खिलाड़ी होते हैं। सामान्य जो थ्रो बॉल है उसमें जो सामान्य लोग हैं वो खड़े होकर खेलते हैं और दिव्यांगजन जो है वो ज़मीन पे बैठ के खेलते हैं। इसमें शर्त ये है कि आपका हिप जो है खिलाड़ी का वो ज़मीन से ऊपर नहीं आना चाहिए जी। ये अंतर हो गया। क्रिकेट की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने आईसीसी के रूल्स में सिर्फ एक बदलाव किया, बाकी ग्राउंड वगैरह सब जो कम बेसी होता है वो तो हर एक गेम में अलग अलग होता है, T20 में अलग होता है, टेस्ट। उसमें हम लोगों ने किया है कि हम पहले बॉल से हम रनर लेकर जा सकते हैं। अगर जैसे मैं भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करता था तो मैं पहले बॉल से एक रनर मुझे अलाउ था। तो ये हम लोगों ने बदलाव किया। रनर कौन होता है? वो सामान्य रनर होता है या आप नहीं, में से? हमारे वो अंडर 11 जो है उसी में वो भी से अस्थिबाधित होगा। हाँ, तो उसको अगर टेक्निकल समझे, जब टीम बनती है जो चयन करता है इस तरीके से ही चयन करते हैं।
कि जैसे मेरा रनर वो होगा जिसको हाथ से प्रॉब्लम है, जी, जी। जो बॉलर है, तो ऐसे लोग हमारे रनर होंगे। तो इस तरीके से छोटे छोटे चेंजेस हम लोगों ने किया है। आप वॉलीबॉल को भी देखेंगे तो वॉलीबॉल में भी वही है कि उसका नाम ही है सिटिंग वॉलीबॉल, जी। बैठ के ही खेलना है, उसमें भी आपको हिप नहीं उठाना है। तो इस तरीके के सट थोड़े थोड़े जो दिव्यांगजनों के लिए जो चेंजेस होते हैं बस वही है, बाकी खेल और मेहनत सामान्य है। कितने प्रकार का खेल जो है अभी पैरा खेलों में है, और क्या उम्मीद है कि और कौन कौन से खेल इसमें आ सकते हैं, और किस स्तर की प्रतियोगिता हमारे राज्य से लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है? देखिए, खेल तो लगभग सभी है, पर एक अभी तक हॉकी को अभी तक मान्यता नहीं मिली है। देश भर में हॉकी को लेकर थोड़ी सी खिलाड़ियों में उत्साह है। अभी राजस्थान में व्हील चेयर हॉकी का आयोजन किया गया था और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में इसको भी पैरा ओलंपिक इसको मान्यता देगी। कुछ शर्तें होती है, ज़्यादातर जो अभी तक क्रिकेट को पैरा ओलंपिक मान्यता इसलिए नहीं दे पाती है कि वो चाहती है कि जो नॉर्म्स है उसमें जो इंजरी का चांसेस होता है, जिसमें खिलाड़ियों को चोट लग सकती है, तो ऐसे शर्तों में वो मान्यता नहीं दे पाती है। हालांकि जो अपना दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है वो हम लोग भारत सरकार से सीधे मांग कर रहे हैं कि इसको अलग से एक संघ को जो भी राशि देना है या इसको मान्यता देना है वो सीधे तौर पे दे, ना हम बीसीसीआई। चूँकि आप लोगों ने देखा होगा 2017-18 से बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान रहे जब लोढ़ा समिति ने कहा कि बीसीसीआई एक कमेटी बनाए जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको लेकर। मेरा नाम भी गया था उसमें एक अध्यक्ष पद के लिए, पूरे देश में सबसे ज़्यादा खेलने वाला मैं खिलाड़ी था, पर अभी तक उसमें ना बीसीसीआई ने कोई एक्शन लिया और ना पीसीआई ने, जो पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया है। तो अब हम लोग सीधे जो है खेल मंत्रालय से ही ये मांग रख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे गेम्स जैसे आप वुडबॉल को जानते होंगे, ये सब ऐसे गेम हैं जो लगातार पीसीआई से मान्यता के लिए अपना पेपर वर्क कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के उनको मिलेगा। तो झारखंड की अगर बात करें तो कितने खेलों की प्रतियोगिता यहाँ पर होती है, और राष्ट्रीय स्तर पर कितने तरह की प्रतियोगिता होती है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारी समस्या होने के कारण अभी 7 से 8 गेम ही हैं ऐसे जो राज्य स्तरीय पे खिलाड़ी जा पा रहे, जैसे वॉलीबॉल है, टाइकांडो में यमुना पासवान धनबाद से है, बैडमिंटन के खिलाड़ी है, लॉन बॉल के कुछ खिलाड़ी है। तो 5-7 ही यहाँ पर प्रमोट हो पा रहे हैं। चूँकि समस्याएं बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिस के लिए लोगों को जाना आना बहुत मुश्किल होता है, हमारे लिए कोई अलग से व्यवस्था ही नहीं है। आर्चरी के लिए अभी 2-3 बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं और अभी खेलो इंडिया में एक बच्चे को मेडल भी लगा है। तो इस तरीके से प्रमोट धीरे धीरे हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आगे चल के राज्य सरकार अगर हम लोगों को मदद करती है तो अच्छा। और भी खेल अच्छा होगा। अनीता जी, आप भारतीय टीम से खेलती हैं, ये वाली जो प्रतियोगिता हुई थी भारतीय टीम, इससे सिलेक्शन के बारे में बताएं। आप पहले क्या क्या खेले, फिर किस तरह से आप भारतीय टीम में आए? पहले तो नेशनल खेले, उसमें नेशनल से पहले भी और कोई टूर्नामेंट उसमें सिलेक्शन क्या सीधा हुआ? नहीं, वॉलीबॉल खेल रहे थे इससे हाँ, पहले। हाँ। उसके बाद 1-2 बार हम लोग का मेडल भी लगा था। पहला 2018 में 3rd का लगा था, 2023 में 2nd लगा था, और उसी से मिलता जुलता ये गेम है थ्रो बॉल और ये वॉलीबॉल। तो उसी से ज़्यादा हम लोग को ये नहीं हुआ तकलीफ, मतलब क्या बोले उसको, परेशानी नहीं हुई। तो कन्वर्ट करने में हम लोग को अच्छा रहा। फिर परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा, तो उसी से सिलेक्शन होके हम तो लोग सिलेक्शन होने के बाद क्या हुआ? कैंप हुआ, मतलब क्या ट्रेनिंग हुई, और जब आप वहाँ पर गए वहाँ आपको क्या कैसा महसूस हुआ इंडिया टीम से जब खेल रहे थे कंबोडिया में? जब हाँ, कैंप हुआ था वहाँ 2-3 दिन का। उसके बाद कुछ जो टूटियाँ थी वो बता रहे थे कि ऐसा करना है वैसा करना है, तो बहुत सारी सीख मिली हम लोग को। अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा, फिर उसी से सिलेक्शन होके आगे लिस्ट में नाम दिए गए। तो वहाँ अच्छी टीमों में से कौन सी आप लोगों को मिली जो आप लोग वहाँ पर खेले? तो कहाँ चैलेंज ज़्यादा मिला, इस तरह का कोई बात आपको महसूस हुआ, या बिल्कुल आप लोग फाइनल क्यों नहीं पहुँच पाए? कोशिश तो सबकी बहुत अच्छी रही, सबने अच्छा ही खेला, बस हम लोग को अधिकतर उतना ग्राउंड और कुछ एकजुट
नहीं हो पाने के कारण उतना अच्छा से नहीं हो पाया, फिर भी सबने कोशिश किया। और सबसे बड़ी बात है कि कंबोडिया टीम सबसे भारी पड़ा हम लोग को, और कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, भूटान ये सबसे भी भिड़ाया, फिर भी कंबोडिया के सामने थोड़ा सा हम लोग कमज़ोर पड़ गए। थर्ड प्लेस के लिए किसके साथ मैच हुआ था, उसके बारे में बताइए। थाईलैंड के साथ। थाईलैंड के साथ आप खेले थे उसमें, उस मैच में? जी उस मैच में आप खेले थे। जी। उस मैच से जुड़ा हुआ कोई बात आप बता पाएंगे कि आप उसमें जीते और उससे पहले हारे? मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि आपको ज़्यादा आयोजक देश था कंबोडिया, बहुत मजबूत टीम थी। थाईलैंड किस तरह की टीम थी? उन लोग को अच्छी तैयारी भी बहुत अच्छी थी, हम लोग का उतना सुविधा नहीं होने के कारण उतना अच्छे से नहीं हो पाया, फिर भी सबने कोशिश की। मुकेश जी, जैसे मैंने पहले बताया कि टीम में 12 खिलाड़ी कुल मिला करके थे, झारखंड के खिलाड़ी सबसे ज़्यादा, संभवतः सबसे ज़्यादा यहीं से रहे होंगे। तो इसकी क्या वजह है? जैसे अभी अनीता का कहना है कि सुविधाओं की थोड़ी सी कमी, लेकिन उसके बावजूद भी हम 12 खिलाड़ी भारतीय टीमों में, महिला और पुरुष में, झारखंड से देख रहे हैं। इसके बारे में बताइए आप। इसका रीज़न है जो चयन करता है भारतीय टीम के, उन्होंने इसको मापदंड बनाया। एक तो इन लोगों का रेगुलर प्रैक्टिस है, और आपको याद होगा इसी झारखंड की धरती में अभी सितंबर में नेशनल टूर्नामेंट्स हुए थे, जिसमें झारखंड का दोनों ही वर्गों में, महिला और पुरुष दोनों वर्गों में हम लोगों ने गोल्ड जीता था झारखंड की टीम्स में। तो इन लोगों का जो परफॉर्मेंस था उसी के आधार पे इन लोगों का चयन यहाँ से किया गया था। जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर से, हाँ, चूँकि लड़कियाँ मतलब बेहतर थी बाकी लोगों से, इसीलिए बहुत, और इन लोगों ने जो नेशनल चैंपियन बनी थी तो बहुत मार्जिन से हमारे बच्चों ने जीता था। मतलब कोई सेट था 25-16, 25-12, इस तरीके से सेट से नेशनल में झारखंड के बच्चियों ने जीता था। और लड़कों ने भी थोड़ा सा, राजस्थान और हरियाणा थोड़ी सी हमेशा हम लोगों को टक्कर का मुकाबला रहा, पर फाइनली गोल्ड हमारे पास ही था नेशनल में। तो उन्हीं परफॉर्मेंस को देखते हुए चयनकर्ताओं ने हम लोगों को मौका दिया, और हमारी बच्चियों ने बहुत अच्छा किया है। झारखंड की बच्चियों ने। कंबोडिया की जब बात करते हैं हम लोग कि आखिरकार हम लोग सिल्वर क्यों, ब्रॉन्ज क्यों लगा, उनको गोल्ड क्यों, ये अगर कहीं ना कहीं हम लोगों को समझना होगा कि जो सुविधाएं वहाँ पर खिलाड़ियों को मिल रहा है, वो खिलाड़ियों को सुविधाएं हम लोगों को यहाँ नहीं मिलता है। जैसे ही एशिया कप का अनाउंसमेंट हुआ तो कंबोडिया, मलेशिया, ऐसी थाईलैंड की टीमें, आपको बता दें कि वहाँ पर जिस तरीके से एक स्पोर्ट्स क्लब होता है, वहाँ पर अलग से दिव्यांगजनों के लिए हर एक जगह पर, मैं 3 देखा हूँ टाइम टू टाइम, तो वहाँ पर अलग से व्यवस्था है। जहाँ भी जिस डिस्ट्रिक्ट के भी खिलाड़ी है वो वहीं आकर कैंप करते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं रहते हैं, वहीं सारी व्यवस्थाएं हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग सब कुछ काम करते हुए हम लोग 2 घंटा, संडे को 1 घंटा प्रैक्टिस करते हैं, और वो लोग लगातार 2 महीने से लगातार वहीं रह के, खा के और प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस खेल का तो नियम ही है कि जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा रिजल्ट उसी हिसाब से आएगा। तो मैं उसी को मानता हूँ कि उन लोगों ने हम लोगों से थोड़ा ज़्यादा मेहनत किया और ज़्यादा प्रैक्टिस किया, इसलिए उनके पास आज गोल्ड है और हमारे पास ब्रॉन्ज है। अनिता जी, आपने भी बताया वहाँ पर कि क्या प्रॉब्लम था, मुकेश जी ने भी बताया, सुविधा की बात कर रहे हैं, मैं रांची की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पर खेलते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर जो है अभ्यास की सुविधाएं कितनी हैं, कितनी परेशानी है यहाँ पर? यहाँ तो बोल सकते हैं कि कोई सुविधा है ही नहीं हम लोग के पास। हम लोग को तो कबड्डी का ग्राउंड है, उसी में हम लोग किसी तरह प्रैक्टिस करते हैं, और हर संडे को सब कोई टाइम निकाल के किसी तरह टाइम देते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। और उस सर का बड़प्पन है कि हम लोग को टाइम देते हैं और आगे बढ़ाते हैं, सीख देते रहते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, इन्हीं के चलते इनका गाइडेंस आप लोगों को मिलता रहता है। मुकेश जी, महिला टीम के बारे में अनीता ने बताया, कंबोडिया के बारे में बताया, या वहाँ जो चैलेंज, पुरुष टीम के आप कप्तान थे वहाँ पर, पुरुष टीम भी कहाँ से पदक लेकर के आई? पुरुष टीम के प्रदर्शन में कहाँ पर चूक हुई? सुविधाओं की बात ठीक है, आपने बताया, वहाँ किन किन टीमों से चैलेंज था, कौन कौन टीमें भारी पड़ी आप लोगों के ऊपर और कैसा रहा? वहाँ पर हम लोगों को कंबोडिया ही भारी रहा, चूँकि मलेशिया को भी हम लोगों ने हराया और थाईलैंड को भी हराया। एक कांटे की टक्कर हम लोगों की जो हुई वो थी श्रीलंका की टीम, जो बहुत अच्छा, उनका हाइट है, बहुत अच्छे, सभी खिलाड़ी जो थे वो आर्मी मैन थे,
जिनका इंजरी होने के कारण वो डिसेबल्ड है आज, तो वो बहुत भारी पड़ा। और सेम है कि हम लोग जो अलग अलग हैं, 5 खिलाड़ी हमारे थे, तो हम लोग अंडर में 3 खिलाड़ी झारखंड से थे, कभी चेंज होना था, और भी खिलाड़ी थे। तो मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी होने के नाते जो कोऑर्डिनेशन बनना चाहिए था हम लोगों का, उसमें थोड़ी सी कमी रह गई थी, जो हम लोगों ने मैनेजमेंट से भी ये बात रखी है कि नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है या भारतीय दल, तो कम से कम हम लोगों को 15 से 20 दिन का समय एक साथ में खिलाड़ियों को होना चाहिए, तब जाके जो आपसी कोऑर्डिनेशन बनता है वो उसमें कहीं हमने कमी देखा। बाकी हम लोगों ने खेला, बहुत मेहनत किया और बहुत अच्छा खेला। आप पदाधिकारी हैं खेल पैरा खेल में, इसलिए भी आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। जैसे टीम विदेश गई, हम लोग फंडिंग की बात करते हैं, खर्च की बात करते हैं, जैसे बीसीसीआई की बात अलग है, हॉकी इंडिया की बात अलग है, लेकिन बहुत सारे अन्य खेल, सामान्य खेल भी हैं, उनके साथ भी, और ख़ासकर आपका जो खेल है उसमें भी ऐसा। तो विदेश टीम गई तो खर्चा आया होगा, वो किस तरह से, उसका प्रबंध किस तरह से हुआ, उसमें क्या स्पॉन्सरशिप थी या नहीं थी, या किस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? इसमें हम लोगों का जो खर्चा था वो अभी तो हम लोगों ने खुद से बेयर किया है, सभी खिलाड़ियों ने अपना खुद से पैसा दिया है, पर ये उम्मीद है कि जो राज्य सरकार, जो समाज कल्याण विभाग है, वो हम लोगों को ये आने जाने का पैसा रिम्बर्समेंट कराएगी, क्योंकि राजनिषक्ता आयुक्त जो है उनसे हम लोगों की बात लगातार चल रही है, और हम लोग आने के बाद सर से मिले भी हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि कम से कम हम लोग ये आने जाने का पैसा जो है वो आप लोगों को देंगे, और मेडल का पैसा तो जो सरकार अभी नियमावली बनाई है उसके माध्यम से हम लोगों को मिलने की उम्मीद है। पर समस्याएं बहुत होती है, चूँकि पैरा ओलंपिक के पास कोई ऐसा फंड नहीं है, केंद्र सरकार भी इस तरीके का कोई फंड नहीं देती है। आयोजन के माध्यम से जब आयोजन होता है उसमें सरकार, राज्य सरकार या जिस स्टेट में होता है उसकी राज्य सरकार उनको पैसा देती है। आप सिर्फ हमारा नहीं, और भी अन्य खेलों को आप देखेंगे, जैसा कि आप जान रहे हैं, तो यही समस्या होती है कि खिलाड़ियों को अपना खुद का स्पॉन्सर लाना होता है, मेडल के बाद हम लोगों को पैसा मिलता है। तो ये जो पहले पैसा लाना है ये हम लोगों के लिए बहुत कठिन होता है, खास करके झारखंड राज्य में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ना कोई, यहाँ पर बहुत उद्योगपति है, ना यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। घूम फिर के हम लोग CCL को निहारते हैं और CCL की ओर देखते हैं, वहाँ से भी आने जाने के लिए CCL हम लोगों को मदद नहीं करती, जब आयोजन होता है तो CCL भी मदद करती। तो यहाँ के लोगों और यहाँ के खिलाड़ी कह सकते हैं कि सिर्फ अपने पैसे और अपनी व्यवस्थाएं, सोशल जो हमारा जो समाज है वो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए मददगार है, और वो हमेशा खड़ी रहती है। कोई, जैसे एक उदाहरण देते हैं कि अगर एक खिलाड़ी को 50,000 रुपया चाहिए तो 2-3 समाज सेवी मिलके वो पैसा इकट्ठा होता है, तब खिलाड़ी जाते, और उसमें से भी जो 10-20 हज़ार रुपया घट जाता है तो हम लोगों को खुद से अपनी व्यवस्थाएं पे जानी पड़ती है। ये उम्मीद पे हम लोग पैसा लगाते हैं कि एक तो हम लोग भारत के लिए खेल रहे हैं, और सरकार हम लोगों को आगे चल के मदद करेगी। जैसा आपने बताया मेडल के बाद पैसा आता है, तो वो उसका तात्पर्य क्या है? मेडल के बाद पैसा आने का मतलब क्या हो? जैसे सरकार का कहना है कि जब आप मेडल लाएंगे तब हम आपको उस मेडल के एवज में, आपको अगर हम गए यहाँ और मेडल नहीं लगा तो उस वक्त हमको सरकार पैसा नहीं देगी। आप देखेंगे अभी जो सरकार ने अभी कैश अवार्ड भी बांटा था, तो उसमें उन्हीं खिलाड़ियों को मिला जिनके पास मेडल था, जो पार्टिसिपेट किए उनको नहीं मिला। तो ये दिमाग में खिलाड़ियों को होता है कि जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो हमको मेडल लाना है, नहीं तो ये पैसा भी जो है वो रिम्बर्समेंट नहीं हो पाएगा। जैसे अभी टीम भारत की टीम कम्बोडिया गई, तो उसमें सारे खिलाड़ियों ने अपना ही पैसा लगाया है? हाँ, सभी किसी भी तरह की मदद, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं, किसी भी तरीके का नहीं। सभी खिलाड़ी, मतलब जैसे मैं यहाँ हूँ तो मुझे जो पैसा लगा 2-3 समाज सेवियों ने दिया, जो घटा वो मैं खुद लगाया हूँ। ऐसे ही सभी बच्चे हैं, एक बच्चा है जिसको पूरा स्पॉन्सर हुआ, इस तरीके से ही, मतलब कभी होता है कभी नहीं होता है। ये समस्या मैं क्रिकेट के टाइम से ही था, पर वो समस्या लगता है मुझे कि जब तक राज्य सरकार नियमावली में हम लोगों के लिए विशेष तौर पर, देखिए दिव्यांगजनों को अगर आप कोई अलग से सुविधाएं नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि राज्य में और दिव्यांगजन जो है, जो खेल के प्रति नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ सामान्य लोगों से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है कि खिलाड़ी ग्राउंड तक कैसे आएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज भी सरकार 1,000 रुपया पेंशन देती है एक दिव्यांगजन बच्चों को,
तो वो बच्चा ग्राउंड तक कैसे पहुंचेगा खेल के लिए। एक बच्चा आएगा तो पर संडे उसको 200 से 250 रुपया उसको आने जाने में खर्च होता है, तो वो कैसे सरवाइव करेगा, ये सरकार को देखना चाहिए। और सरकार को कुछ अलग से एक फंड तैयार करनी चाहिए पैरा ओलंपिक खेलों के लिए, तभी यहाँ पर अन्य खेल संघ भी जो है, जैसे टाइकांडो है, बैडमिंटन है, ये सब धीरे धीरे करके ऊपर आएंगे। अन्यथा कितना कोई समाज मदद करेगा, ये धीरे धीरे जो है, आज अगर हम लोग फ्रंट फुट में, तो धीरे धीरे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब हम लोग बैक फुट में भी जाएंगे, क्योंकि एक आम आदमी की एक लिमिटेशन है, कंपनी की एक लिमिटेशन है, सरकार की कोई अपनी सीमाएं नहीं है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। जी, मुकेश जी, दो बातें आपने बिल्कुल सही कही। एक तो है मोटिवेट करने वाली बात, आपने कहा कि मेडल लाएंगे तो पैसा मिलेगा, तो ये मोटिवेट करता है कि हम मेडल लेकर ही आना है और अच्छा परफॉर्मेंस होता है। और दूसरी बात ये आपने ये सही कही है कि अलग तरीके से देखना चाहिए, समान नज़र तो रहनी चाहिए, लेकिन सुविधाओं की दृष्टि से थोड़ा सा आवश्यक है कि अलग थोड़ा और ज़्यादा उनको करना होगा। ये सही बात भी है और सरकार को करना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि उत्तरोत्तर ये इस पे काम हो भी रहा है, चीज़ें सामने आती, जैसे अभी आप लोग लौट करके आए तो पता चला होगा थ्रो सरकार के स्तर पर पता चला होगा कि हाँ एक ऐसा खेल है जिसमें भारत की टीम गई थी, जिसमें 7 खिलाड़ी पुरुष टीम में, 5 खिलाड़ी हमारी महिलाएं हमारे झारखंड की खेल करके आई और पदक लेकर के गई। तो धीरे धीरे करके इसमें सुधार आता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे मुकेश जी ने समाज के बारे में बताया, समाज से मदद मिल रही, बहुत अच्छी बात है, समाज का भी आभार हम लोगों को करना चाहिए। और सरकार से जो उम्मीद है, जो आशा है, वो भी पूरी हो, ये भी हम उम्मीद करते हैं। तो मुकेश जी, आप और अनीता जी, आप दूरदर्शन के स्टूडियो में आए, आप लोगों को एक बार फिर से बधाई देता हूँ कि आप लोग देश के लिए मेडल लेकर के आए हैं। और इस प्रतियोगिता के बारे में, पैरा खेलों के बारे में मुकेश जी आपने जानकारी दी, बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जो कि हमें पता नहीं थी, दर्शकों को भी शायद पता ना हो। आप दोनों का दूरदर्शन के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। शुक्रिया और धन्यवाद।